नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी को राम राम। और अपनी कक्षा को, ज्योग्राफी की क्लास को मैं रामू गोस्वामी आगे बढ़ाते हुए, और आज इस क्लास में भाइयों भारत का भू आकृतिक विभाजन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। और हमने बताया था भारत को भू आकृतिक विभाजन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण भारत एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पठार हैं, तो कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, कहीं बहुत ही बड़ा समतल मैदान है, कहीं पर छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की है। तो आइए आज इस क्लास के अंतर्गत हम चालू कर रहे हैं भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे कि ये जो लाइनें डॉटेड करके या कंप्लीट करके दिखाई गई हैं, यह भारत का सबसे विशाल पर्वत या सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और इस हिमालय के बारे में हम सब कुछ बहुत ही ढंग से चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दर्रों से संबंधित या हिमालय की चोटियों और उसके क्षेत्रों से या उसकी घाटियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, बस लगे रहिए। और हमारे क्लास को, अगर क्लास हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो ये जो हिमालय है, इसको थोड़ा हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, भारत की उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक समान रूप से फैला हुआ चापाकार रूप में, चापाकार रूप का मतलब वलय या चाप के रूप में फैला हुआ यह विशाल पर्वत हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसकी पश्चिमी सीमा पर जो सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, और पूर्वी सीमा पर नमचा बरवा, यहां तक हिमालय एक समान रूप से, मतलब यहां से नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक हिमालय जो है वो अविच्छिन्न रूप से, मतलब इसकी जो सबसे आंतरिक पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, यह एक क्रम के रूप से यानी बिना खंडित हुए पाई जाती है नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक, या पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा और इसके बारे में आपको बताते हैं। हिमालय जो है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और लंबाई की दृष्टि से, अगर पूर्व पश्चिम में फैलाव की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और पूर्व पश्चिम लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से ज्यादा लंबाई में अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत है। हिमालय से अधिक लंबाई वाले पर्वतों के नाम क्या है? एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत भाइयों दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, यह उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय से लंबाई में अधिक है, लेकिन इनका जो फैलाव है, इनका जो प्रसार है वो पूर्व पश्चिम में नहीं है। इन सभी का प्रसार या फैलाव जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में है। एंडीज पर्वत की लंबाई 7200 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत की लंबाई भाइयों 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो 4800 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी लंबाई की दृष्टि से हिमालय से लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो अगर इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ दिया जाए तो हिमालय विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का विस्तार
हिमालय का अगर विस्तार देखा जाए तो भारत के 11 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। हिमालय का विस्तार भारत के 11 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पाया जाता है। वह भारत के कौन कौन से, पहले तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश समझिए, एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है। इसके बाद ये जो 11 प्रदेश हैं उनमें से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है, सिक्किम है, फिर सिक्किम है। इसके अलावा ये जो पूर्व के 7 सिस्टर में 7 प्रदेश हैं, 7 सिस्टर में जो 7 प्रदेश हैं, इन सभी प्रदेशों में हिमालय की छोटी छोटी खंडित पहाड़ियां बिखरी हुई हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत के 11 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। वह केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बता दिए। अगर इन 11 राज्यों को आपको गिनना हो तो नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश है, दूसरे पर उत्तराखंड है, तीसरे पर जो है वो आपका सिक्किम है, सिक्किम के बाद चौथा अरुणाचल प्रदेश है, फिर 5वां नागालैंड है, छठा मणिपुर है, 7वां मिजोरम है और 8वां त्रिपुरा है, और जो 9वां है वो असम है, और जो 10वां है वो मेघालय है, और जो 11वां है वो पश्चिम बंगाल है। इसकी कुछ पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हिमालय भारत के 11 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। भारत के 55% क्षेत्रफल पर हिमालय का विस्तार है। भारत के 55% क्षेत्रफल पर हिमालय का विस्तार है। वह इसका 30% विस्तार जो है वो नेपाल में है। इसका 30% विस्तार नेपाल में है। शेष जो है वो चीन तिब्बत में है तथा कुछ इसकी पहाड़ियां म्यांमार की तरफ हैं। तो भारत में 55% क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है। और हिमालय जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने क्षेत्र में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और पूर्व पश्चिम में, अगर पूर्व पश्चिम की बात की जाए तो पूर्व पश्चिम में फैलाव लिए हुए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर दिशा की बात की जाए, हिमालय की जो लंबाई है वो भाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है और पूर्व की ओर इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। तो हिमालय की जो चौड़ाई हो, पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है। जिधर अधिक चौड़ा है इधर कम ऊंचा है, इधर इसकी ऊंचाई कम है, क्योंकि इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है और ऊंचाई कम है। पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई कम है, 150 किलोमीटर है, लेकिन इधर बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इसके बाद ये हिमालय यहाँ पर सिंधु नदी के मोड़ के बाद हिमालय थोड़ा पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार हुआ है। तो पाकिस्तान में हिमालयी विस्तार को सुलेमान और किरधार, पाकिस्तान में जो हिमालयी क्षेत्र पड़ता है उसको सुलेमान और किरधार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जबकि ये जो हिमालय पूर्व की ओर, माफ कीजिएगा, हिमालय जब पूर्व की ओर है मोड़ लेकर जाता है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज से, यानी ब्रह्मपुत्र नदी इसको लंबवत काटती है तो गहरा गर्त या गार्ज बनता है। उसके बाद जब यह हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा है तो दक्षिण की ओर हिमालय खंडित पहाड़ियों के रूप में है। इसको यहाँ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसकी पहाड़ियों को पटकोई बूम कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की पहाड़ियों को पटकोई बूम कहा जाता है। नागालैंड में हिमालय की पहाड़ियों को नागा पहाड़ियाँ कहते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ कहा जाता है। और मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर। यहाँ पर आप थोड़ा हिमालय के बारे में जाना है। और विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ, विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर और विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत के ऊपर पाई जाती हैं। हिमालय की 3 समांतर, हिमालय पर्वत में 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो सबसे भीतर की ओर है
इसको आंतरिक हिमालय, यहाँ पर थोड़ा और बता देते हैं। देखिए जैसे ये कोई वृत्त है, ये 3 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय मतलब तीनों वृत्तों का केंद्र एक है, तो जो सबसे भीतर की ओर है वृत्त उसको आंतरिक वृत्त कहोगे, जो मध्य में है इसको मध्य का वृत्त कहोगे, जो सबसे बाहर है इसको बाहरी वृत्त कहा जाएगा। तो इसी प्रकार जो ये चापाकार हिमालय है, अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो एक वृत्त है, इसका वृत्त इधर से पूरा होगा, तो इस वाले हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। जो सबसे भीतर की ओर वृत्त समझिए बन रहा है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसके कई नाम है, इसे आंतरिक हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे किन नामों से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। जो ये बीच की पर्वत श्रृंखला है, इसे हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो सबसे बाहरी वाली पर्वत श्रृंखला है इसे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं इस फिगर में। देखिए यहाँ पर हिमालय के ठीक उत्तर पश्चिम में एक गांठ जैसी पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है। हिमालय के ठीक उत्तर पश्चिम में एक गांठ जैसी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसे पामीर का पठार कहा जाता है। यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। जो देखिए 2 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से चीन की तरफ गई हैं, तो इस पर्वत श्रृंखला को तिएन शान पर्वत कहते हैं, और दूसरी पर्वत श्रृंखला भी चीन की तरफ गई है, इसको क्युनलुन पर्वत कहते हैं। फिर यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान की ओर गई है पामीर के पठार से, इसको सुलेमान पर्वत कहा जाता है। और इसी पामीर के पठार से कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएं निकलकर भारत व चीन के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तो ये जो पहली पर्वत श्रृंखला भाई निकल रही है पामीर के पठार से, इसको काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। इस दूसरी पर्वत श्रृंखला को लद्दाख पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इस तीसरी पर्वत श्रृंखला को जास्कर पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और इस पामीर के पठार तथा इसकी सभी पर्वत श्रेणियों को मिलाकर इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ, यानी ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में पामीर का पठार एवं इसकी सभी पर्वत श्रेणियां, वह सभी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तिएन शान है, क्युनलुन पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है एवं सुलेमान पर्वत श्रेणी। इन सभी पर्वत श्रेणियों के समूह हुआ पामीर के पठार को सामूहिक रूप से ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। और इसके जास्कर पर्वत श्रेणी के ठीक उत्तर में हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बनी हुई है। सबसे भीतर की ओर जो है इसे आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं। मध्य वाले को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। और जो सबसे बाहर की ओर है इसको शिवालिक हिमालय या यह खंडित रूप में फैला हुआ है। और हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है, लेकिन पूर्व की ओर, यहाँ पर फिगर में तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूर्व की ओर इसकी सभी पर्वत श्रृंखलाएं समझो आपस में मिल गई हैं। तो पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई 150 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है तो हिमालय की ऊंचाई कम है, और पूर्व की ओर चौड़ाई कम है तो इसकी ऊंचाई अधिक है। आइए बढ़ते हैं चीज आगे। और ध्यान दे लेना कि म्यांमार या बर्मा में हिमालय को अराइकान योमा, हिमालयी पहाड़ियों को अराइकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा पामीर के पठार से निकली हुई ये पर्वत श्रेणियां, जिन्हें संयुक्त रूप से हमने बताया है कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानते हैं। इस उत्तरी पर्वत श्रृंखला के सहारे, तो भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला के समांतर हिमालय के उत्तर की ओर यह ट्रांस हिमालय या जो पार हिमालय है, इसकी भारत में प्रवेश करने वाली 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे उत्तर की ओर जो पर्वत श्रेणी है इससे काराकोरम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। भारत में इसका विस्तार लद्दाख में है। इसका अधिकांश विस्तार जो है
वो चीन तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाइयों बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है, इसलिए इसका रंग काला है, इसलिए इसका रंग काला है, जिसके लिए इसे कृष्णगिरि कहा जाता है, जिसके लिए इसको कृष्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। और इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन ऑस्टिन या केटू, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन ऑस्टिन या केटू 8,611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि वैसे तो सबसे ऊंची आपने पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वह नेपाल में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची अगर चोटी पूछी जाती है तो आपको गाडविन ऑस्टिन या केटू बताना है, जिसकी ऊंचाई भाइयों 8,611 मीटर है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही कई हिमनद मतलब ग्लेशियर पाए जाते हैं, कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। वह कौन कौन से ग्लेशियर हैं हमने यहां पर बताने का प्रयास किया है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर प्रमुख रूप से सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, जो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। और ध्रुवीय क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। बाल्टोरा ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही पड़ता है। बियाफो ग्लेशियर जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। इसके अलावा हिस्पर ग्लेशियर भी इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर पड़ता है। और यह पूरा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो है काफी ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए यह वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है और यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। यहाँ पर इस ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि यह साल भर बर्फ से ढका रहता है। इसके काराकोरम पर्वत श्रेणी के अगर हम उत्तर की ओर आते हैं तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली राकापोसी चोटी स्थित है। तो राकापोसी चोटी पूछता है अगर कहाँ स्थित है तो आपको बताना है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। फिर इन तीनों पर्वत श्रेणियों का विस्तार तिब्बत की ओर हुआ है, तो इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी ट्रांस हिमालयी या तिब्बत के क्षेत्र से यानी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु है, तो सिंधु नदी यहाँ से यहाँ पर चेमा युंगलुंग ग्लेशियर है, एक चेमा युंगलुंग, तो चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से पड़ता है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख तथा जास्कर के बीच बहते हुए, लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यह सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को, मान लीजिए लद्दाख पर्वत श्रेणी इस प्रकार से अगर दिखा दी जाए तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी को, जहां पर बुंजी के पास एक स्थान है बुंजी, तो बुंजी के पास जब यह लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है तो एक गहरे गड्ढे या गार्ज का निर्माण होता है, जिसे सिंधु गार्ज यानी सिंधु का गड्ढा या सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। लेह जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो शहर लेह है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। क्यों? देखिए भाई, सिंधु नदी इधर से जा रही है तो ये इसके जाने की ये डायरेक्शन हुई, तो इसका दाहिना ओर यही हुआ, तो लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, वह सियाचिन ग्लेशियर पर ही स्थित है, वह सियाचिन ग्लेशियर पर ही स्थित है। तो इस प्रकार से इन अगर पर्वत श्रेणियों का अगर आपको उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां उन नदियों को कहते हैं जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, या जिन्होंने उठते हुए हिमालय को काटा है,
जिन्होंने उठते हुए, वह नदियां पहले से बह रही थी, हिमालय बाद में उठ रहा था, तो उठते हुए हिमालय को काटने वाली या पूर्ववर्ती नदियां जो है वो सिंधु नदी है और सतलज नदी है। सतलज नदी भी हिमालय को काटकर भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को काटकर तब भारत में प्रवेश करती है। तो पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हिमालय को काटकर तब भारत में प्रवेश करती हैं। तो इनका जो इन पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में अगर तुम क्रम तुमको याद करना है तो उसके लिए हम एक बहुत ही आसान ट्रिक बताना चाहते हैं। देखिए, इनके लिए याद रखना कल जप, ये इसका मतलब का मतलब काराकोरम है, ला का मतलब लद्दाख है। ये सभी उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से इनका दक्षिण क्रम जो है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और पा का मतलब भाई है पीर पंजाल, लेकिन पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। पीर पंजाल जो है वह हिमालय का हिस्सा है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा है। तो इनका उत्तर से दक्षिण जो क्रम है वो इस प्रकार से है कलजप का मतलब सबसे उत्तर की ओर काराकोरम, उसके दक्षिण की ओर लद्दाख, उसके दक्षिण की ओर जास्कर, उसके दक्षिण क्या है पीर पंजाल। आइए बढ़ते हैं अब अपने मुख्य टॉपिक हिमालय की ओर, क्योंकि हमने ट्रांस हिमालय से आने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में आपको बता दिया है और ट्रांस हिमालय से अब किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने मुख्य हिमालय या भारत के सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय के बारे में जानना चालू करेंगे। तो आइए भाइयों बढ़ते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बृहद हिमालय की ओर, यानी अपने मुख्य हिमालय की प्रथम पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय की ओर। देखिए, जो हमारा ये मुख्य हिमालय है 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे भीतर की ओर है, जो ये सबसे भीतर की ओर यानी भारत की दृष्टि से सबसे उत्तर की ओर की जो पर्वत श्रृंखला है, इसे कई नामों से जाना जाता है, इसको हम बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्रि हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कई नाम हमने क्या बताया इसके, जो सबसे दरअसल हिमालय जो है वो 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है। तो जो सबसे भीतर की ओर है इसको आंतरिक हिमालय, किसके लिए भीतर है, अगर इसका वृत्त देखा जाए तो इस वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो इसके लिए इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसी को बृहद हिमालय कहते हैं, इसी को ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं और इसी को हिमाद्रि, यानी यह वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है, इसलिए इसे हिमाद्रि हिमालय भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा हिमाद्रि हिमालय है या महान हिमालय है, यह ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो इन तीनों पर्वत श्रेणियों से हमारा बृहद हिमालय या हिमाद्रि हिमालय सचर जोन द्वारा, एक काल्पनिक रेखा है सचर जोन, तो सचर जोन द्वारा बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है। सचर जोन द्वारा बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है। अब पश्चिम में नंगा पर्वत के समीप सिंधु गार्ज से लेकर पूर्व में नमचा बरवा के समीप दिहांग गार्ज, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर बृहद हिमालय को काटती है, वहां गहरे गर्त का यानी गड्ढे का निर्माण होता है और इस गहरे गड्ढे को दिहांग गार्ज कहते हैं। इस गहरे गड्ढे को पूर्व में दिहांग गार्ज कहते हैं। और यहाँ सिंधु नदी, यहाँ पर पश्चिम में सिंधु नदी जहां पर हिमालय को काटती है, वहां जो गहरा गड्ढा बनता है उसे सिंधु गार्ज कहते हैं। तो बृहद हिमालय पर 2 गार्ज या 2 गहरे गड्ढे नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, पश्चिम में सिंधु गार्ज और पूर्व में दिहांग गार्ज। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय सचर जोन द्वारा अलग होता है और यह वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है। पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर है, पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर है और 190 किलोमीटर है। पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है। पूर्व की ओर ये सकरा हो गया है, देखिए पश्चिम में चौड़ा है और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ा है ये पतला या सकरा हो गया है
और यहाँ पूर्वोत्तर भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में एक खंडित पहाड़ियों के रूप में मुड़ा हुआ या फैला हुआ है। विश्व की सभी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इस बृहद हिमालय या महान हिमालय पर ही स्थित हैं। इस बृहद हिमालय की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां जो है वो नेपाल में पाई जाती हैं, यानी नेपाल में इस बृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। नेपाल में इस बृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इस पर आइए देखते हैं कुछ प्रमुख चोटियों के नाम जहां से प्रश्न बनेगा। तो देखिए, ये जो नमचा बरवा है तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नमचा बरवा हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। इसके बाद अगर आते हैं यहाँ भारत और नेपाल की सीमा पर, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत व सिक्किम या भारत व नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा चोटी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसके बाद इसके कंचनजंगा के आप पश्चिम में बढ़ोगे तो मकालू चोटी है। मकालू के ठीक पश्चिम में माउंट एवरेस्ट के नाम से मशहूर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई आप लोगों को भाई पता होगी 8,848 मीटर, और कुछ बुकों में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर भी लिखी हुई है। तो यह माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर है। इसके पश्चिम की ओर माउंट मनासलू चोटी है, फिर अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है। अब ये जो यहाँ पर ये पांच प्रमुख चोटियां हैं, कौन कौन सी पांच प्रमुख चोटियां हैं? देखिए, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और ये मनासलू, ये पांचों प्रमुख पर्वत चोटियां नेपाल में पाई जाती हैं। यहां से क्वेश्चन इस वर्ष होने वाले पेट एग्जाम में 2025 में जो पेट एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलागिरी पर्वत चोटी जो है या पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो भाई इसका सही आंसर नेपाल रहा था। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, मकालू तथा मनासलू, ये सभी चोटियां नेपाल में पाई जाती हैं। भारत की दो प्रमुख चोटियां यानी नंदा देवी और कामेत उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो इस बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और इसकी कई प्रमुख चोटियां 8000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। और यह वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहता है, क्योंकि जो हिमरेखा होती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से प्रारंभ में ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे मतलब क्षोभ मंडल में वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है। यानी क्षोभ मंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती है और लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 4400 मीटर ऊंचाई पर तापमान शून्य हो जाता है और बृहद हिमालय की अधिकांश चोटियां 4400 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। इसलिए तापमान वहां शून्य होने के कारण जो वायुमंडल की जलवाष्प है वह बर्फ के रूप में एकत्रित हो जाती है और इस पर यानी इन्हीं चोटियों पर यह बृहद हिमालय को संपूर्ण रूप से साल भर वर्ष भर बर्फ ढके रहती है। तो इस प्रकार से इस बृहद हिमालय पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, या जो वनस्पतियां पाई भी जाती हैं वो इसकी तलहटी में ही पाई जाती हैं। तो वर्ष भर इसके शिखर, जो सभी शिखर हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं। ये जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। एवं तिब्बत में लुंगमा कहते हैं, चोमो लुंगमा यानी पर्वतों की रानी। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमो लुंगमा कहा जाता है। चोमो लुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। तो इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में से चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका
वहाँ का जो स्थानीय अर्थ होता है उसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। और पूर्वोत्तर भारत के इन प्रदेशों में जो ये हमारा बृहद हिमालय का जो हिस्सा है, यहाँ पर सभी हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियां आपस में जुड़ गई हैं और फिर दक्षिण की ओर मुड़ी हैं। तो यहाँ पर एक खंडित पहाड़ियों के रूप में है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी पहाड़ियों को पटकोई बूम कहा जाता है। नागालैंड में नागा पहाड़ियां या नागा हिल कहा जाता है। मणिपुर में लैमाटोल कहा जाता है। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। और म्यांमार या बर्मा में इसे अराइकान योमा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इन पहाड़ियों का क्रम भाई याद रखना, थोड़ा मेहनत कर लेना। और यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे इसमें पूछ सकता है अन्नपूर्णा चोटी जो है वो किस देश में स्थित है। तो इन 4 चोटियों के नाम के लिए तुमको नेपाल बताना है। प्रमुख रूप से 4 चोटी है, मकालू है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। नंदा देवी और कामेत जो है भारत के उत्तराखंड में है। इसके अलावा बृहद हिमालय पर 3 प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। वह कौन कौन से ग्लेशियर हैं? एक है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। दूसरा है भाई मिलाम ग्लेशियर। और तीसरा जो है वो है जेमू ग्लेशियर। तो 3 प्रमुख ग्लेशियर जिनकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। ये 3 प्रमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर, ये बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। इसमें गंगोत्री ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में है, ये भाई उत्तराखंड में स्थित है। और जो ये जेमू ग्लेशियर है ये सिक्किम में स्थित है। ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और मिलाम ग्लेशियर से शारदा और काली नदियों का उद्गम होता है। तथा यही ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास चेमा युंगलुंग ग्लेशियर है। यहाँ से सिंधु नदी निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से, और सतलज नदी का उद्गम भी लगभग इसी क्षेत्र के आसपास से होता है। तो इस प्रकार से आपको हमने बृहद हिमालय के बारे में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया। उम्मीद है यहाँ से आने वाले सभी प्रश्न आपसे आसानी से होंगे। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी पर्वत श्रृंखला जिसको हम लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। तो अब हम लघु या मध्य हिमालय के बारे में भाइयों जानेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे भाइयों। अब लघु हिमालय के बारे में जानते हैं। तो लघु हिमालय जो है वो बृहद हिमालय के दक्षिण में, इस बृहद हिमालय जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, बृहद हिमालय के दक्षिण में दूसरी समानांतर इसके फैली हुई पर्वत श्रृंखला है जो बृहद हिमालय की भांति क्रमागत न पाकर, यानी बृहद हिमालय अखंड है। अखंड का मतलब टूटा हुआ नहीं है, क्रमागत यह पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जबकि ये जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, यह हिमालय की भाई दूसरी पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हो। पहली क्या है? महान हिमालय या बृहद हिमालय। दूसरी है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरी इसके बाद पढ़ोगे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो ये दूसरी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लघु या मध्य हिमालय है यह बृहद हिमालय के दक्षिण में इसके समांतर स्थित है और यह बृहद हिमालय की भांति क्रमागत ना होकर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, मतलब खंडित रूप में पाया जाता है। यह खंडित रूप में पाया जाता है। तो इसकी जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर एक बात और भाई समझ लेना कि ये जो मध्य या लघु हिमालय है ये बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मतलब इनके बीच जो काल्पनिक रेखा है जो इनको अलग करती है बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं।
तो लघु या मध्य हिमालय की जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है उसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, यानी पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये जो पीर पंजाल, यहाँ फिगर में भले तुमको ये ज़्यादा दिख रही हो लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो लघु या मध्य हिमालय की है वो क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई जो है इसकी, वो पश्चिम में 100 किलोमीटर है और पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर है, पूर्व में 80 किलोमीटर है। इसके अलावा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, एक है पीर पंजाल दर्रा और दूसरा है बानिहाल दर्रा, दूसरा है बानिहाल दर्रा। हालांकि हम दर्रों के बारे में अलग से आपको पढ़ाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर, यानी इस श्रेणी को पार करने के लिए दो प्राकृतिक दर्रे यानी रास्ते पाए जाते हैं। पहला पीर पंजाल दर्रा है, दूसरा जो है वो बानिहाल दर्रा है। बानिहाल दर्रे से ही होकर जवाहर सुरंग गुजरती है और जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू से कश्मीर घाटी, ये कश्मीर घाटी जो भाई है ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। अगर पूछता है कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है तो आपको बताना होगा कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय व पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। तो इस बानिहाल दर्रे से होकर, बानिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है और जवाहर सुरंग से होकर जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला NH-44 यानी NH-44 जो है नेशनल हाईवे वो गुजरता है। यह कहाँ से, NH-44 कहाँ से गुजरता है, बानिहाल दर्रे से होकर जिसमें जवाहर सुरंग स्थित है। इसके पूर्व की ओर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो ये दूसरी पर्वत श्रेणी है मध्य या लघु हिमालय की, इसे धौलाधार पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रेणी पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, जबकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का अधिकांश हिस्सा जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये दक्षिण पूर्व की ओर अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व की ओर इसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का। धौलाधार पर्वत श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की समुद्र तल से ऊंचाई 6000 मीटर है और धौलाधार पर्वत श्रेणी को सफेद पर्वत कहा जाता है। क्यों सफेद पर्वत इसलिए कहा जाता है, इसके कुछ हिस्से बर्फ से आच्छादित रहते हैं इसलिए इसे सफेद पर्वत कहा जाता है। और धौलाधार पर्वत श्रेणी तथा बृहद हिमालय के बीच, धौलाधार पर्वत श्रेणी तथा बृहद हिमालय के बीच हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख घाटियां क्या होती हैं यहाँ पर थोड़ा समझ लेना। दो पर्वतों के बीच में जो समतल क्षेत्र होता है, जैसे एक ये ऊंचा पर्वत है और एक ये ऊंचा पर्वत है, इनके बीच जो ये समतल भूमि होती है इसको घाटी कहते हैं। तो इस घाटी वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती और तथा कुछ प्रमुख शहर जो होते हैं वो स्थित होते हैं। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा तथा कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला स्थित है और कुल्लू घाटी में मनाली स्थित है। इसके बाद अगर बढ़ते हैं पूर्व की ओर तो यहाँ हमने लिख भी दिया है, मनाली जो है वो कुल्लू घाटी में है, धर्मशाला जो है वो कांगड़ा घाटी में है। पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इसी मध्य या लघु हिमालय की एक अगली पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है जिसको नागटिब्बा कहते हैं। तो नागटिब्बा अपना फैलाव उत्तराखंड में लिए हुए है और इसके पूर्व की ओर नेपाल में लघु या मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी महाभारत श्रेणी पाई जाती है। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। सबसे पश्चिम की ओर लघु या मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, धौलाधार पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो हिस्सा इसका उत्तराखंड में है उसको नागटिब्बा कहते हैं और जो हिस्सा इसका नेपाल में है उसे महाभारत श्रेणी कहा जाता है। यहाँ लघु या मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर या उससे कुछ अधिक पाई जाती है।
तो यहाँ भी वर्ष भर 4500 मीटर से अधिक पाई जाती है। तो यहाँ शीत ऋतु में ये क्षेत्र जो है कुछ क्षेत्रों में बर्फ ढकी रहती है, यानी बर्फ गिरती है इन क्षेत्रों में, लेकिन गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में जो बर्फ है वो पिघल जाती है। तो यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है और उस मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। तथा लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण की ओर, यानी इसके दक्षिणी ढाल की ओर जो मौसम है उपोष्ण कटिबंधीय हो जाता है, और जिससे यहाँ पर कुछ प्रमुख आकर्षक या पर्यटक क्षेत्रों का विकास हुआ है, जैसे शिमला और डलहौजी क्षेत्रों का ये पर्यटक क्षेत्र है, जहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आकर के यहाँ पर आराम से मतलब ग्रीष्म ऋतु में अपना समय बिताते हैं। तो शिमला एवं डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। रानीखेत और मंसूरी नैनीताल ये पर्यटक स्थल उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग जो है वो यहाँ पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग पर्यटक स्थल पश्चिम बंगाल में है। और इसके अतिरिक्त ये समझ लेना कि जब ग्रीष्म ऋतु में बर्फ ढकी हुई बर्फ जब यहाँ से खत्म होती है तो बृहद हिमालय व लघु या मध्य हिमालय के बीच कुछ घास के मैदान निकलते हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर घाटी में गुलमर्ग व सोनमर्ग कहा जाता है। इन घास के मैदान जब ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है तो इन घास के मैदानों को जो बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के बीच निकलते हैं, उन घास के मैदानों को कश्मीर घाटी में गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और कश्मीर में इन्हें इन घास के मैदानों को गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। झेलम नदी कश्मीर घाटी में ही निकलकर विसर्प करती है। झेलम नदी ऐसी है जो विसर्प करती हुई चलती है, तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में ही प्रवाहित होती है। और ये जो महाभारत पर्वत श्रेणी है और बृहद हिमालय के बीच काठमांडू घाटी पाई जाती है नेपाल में। तो बृहद हिमालय व महाभारत पर्वत श्रेणी के बीच काठमांडू घाटी पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है शिमला, डलहौजी, रानीखेत, ये जो पर्यटक क्षेत्र है ये लोगों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। तो उम्मीद है इस प्रकार से आप यहाँ पर लघु या मध्य हिमालय के बारे में समझ गए होंगे। लघु या मध्य हिमालय क्रमागत न पाकर छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में थोड़ा वितरित पाया जाता है। तो सबसे पश्चिम की ओर की पर्वत श्रेणी पीर पंजाल, फिर धौलाधार, नागटिब्बा, फिर महाभारत पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने सबसे अब स्टार्ट होता है हिमालय की तीसरी पर्वत श्रृंखला और सबसे दक्षिण की ओर की पर्वत श्रृंखला, जिसे शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय कहते हैं। हमने सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा, उसके दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में, जो मध्य या लघु हिमालय से जो मध्य, यहाँ पर हमने ये बृहद हिमालय बनाया है। ये जो पर्वत श्रेणियाँ आप देख रहे हो ये लघु या मध्य हिमालय की हैं। इसको पीर पंजाल कहते हैं, इसको धौलाधार कहते हैं, ये नागटिब्बा है, ये महाभारत पर्वत श्रेणी है जो अभी हमने आपको पीछे मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत पढ़ाया। तो ये जो हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय है, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है और यह लघु या मध्य हिमालय के समांतर सबसे दक्षिण की ओर पाई जाती है। इसीलिए इसे शिवालिक या बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह सबसे बाहर की ओर है क्योंकि हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। अगर पूछता है क्यों वलित है, देखिए ये देखा जाए तो ये किसी वृत्त का हिस्सा लग रहे हैं। अगर इसको ऐसे देखा जाए, ऐसे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, किसी वृत्त का हिस्सा हो गया, ये दूसरा वृत्त बन गया।
ये भाई क्या बन गया, ये तीसरा वृत्त बन गया। तो जो सबसे सेंटर की ओर है, सबसे ज्यादा केंद्र की ओर है, वो आंतरिक हिमालय है। ये क्या है, मध्य हिमालय है। ये क्या है, ये जो सबसे बाहर है, ये क्या है, बाह्य हिमालय है। तो बाह्य हिमालय लघु या मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, जबकि मध्य या लघु हिमालय बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता था। अब शिवालिक या बाह्य हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व में सिर्फ कोसी नदी तक है। इसके बाद यह बहुत ही छोटी छोटी खंडित पहाड़ियों के रूप में पाया गया है। और या ये समझ लीजिए अरुणाचल प्रदेश में यह पूर्ण रूप से मध्य या लघु हिमालय में विलीन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह पूर्ण रूप से मध्य या लघु हिमालय में विलीन हो जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है शिवालिक हिमालय की वो 900 से 1500 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश में मध्य या शिवालिक हिमालय खंडित पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। तो इन खंडित पहाड़ियों को यहाँ पर रहने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर इनका कुछ नाम रखा गया है। जैसे ये जो इनका पश्चिम से जो पूर्व की ओर क्रम है, पश्चिम से जो पूर्व की ओर इन पहाड़ियों का क्रम है वो डाफला, पहली पहाड़ी जो पड़ती है उसको डाफला कहते हैं। तो डाफला पहाड़ी पर डाफला जनजाति रहती है। यहाँ से आप जनजाति भी समझ सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जो जनजातियाँ हैं, जो जनजाति डाफला पहाड़ी पर पाई जाती है उसको डाफला जनजाति कहते हैं। और यहाँ पर मिरी जनजाति पाई जाती है, तो मिरी जनजाति के नाम पर इस पहाड़ी का नाम मिरी पहाड़ी है। अवोर, इस पहाड़ी पर अवोर जनजाति पाई जाती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम अवोर पहाड़ी है। और यहाँ मिसमी जनजाति पाई जाती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम मिसमी पहाड़ी है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। तो इन पहाड़ियों का नाम पश्चिम से पूर्व की ओर डाफला, मिरी, अवोर और मिसमी है। और इन पहाड़ियों पर जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके भी यही नाम है, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो इस पहाड़ी पर डाफला जनजाति, इस पहाड़ी पर मिरी जनजाति, इस पर अवोर जनजाति और इस पर मिसमी जनजाति पाई जाती है। इसके बाद ये जो इसके अतिरिक्त शिवालिक या बाह्य हिमालय तथा लघु या मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, कुछ समतल घाटियां पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार कहते हैं। जिनको पश्चिम में दून व पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार इन्हीं घाटियों के उदाहरण हैं। लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम की ओर दून कहा जाता है, पूर्व की ओर द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है। इसके बाद बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के ऊंचे भागों से निकलने वाली गंगा, सतलज, गंडक, घाघरा, कोसी, कई नदियां यहाँ आकर के शिवालिक के पर्वतपदीय भाग का मतलब होता है जैसे ये कोई पर्वत है तो इसके तलहटी के भाग को पर्वतपदीय भाग कहते हैं। तो कई छोटी बड़ी नदियां जो मध्य हिमालय से आ रही हैं या बृहद हिमालय से आ रही हैं, वो शिवालिक या बाह्य हिमालय के पर्वतपदीय भाग में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही, उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण शिवालिक या बाह्य हिमालय के समानांतर यह जो क्षेत्र है यह दलदली हो जाता है। यह क्या हो जाता है? दलदली हो जाता है। और इस दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। तराई कहते हैं। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय के बाद कुछ पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में भाइयों जान लेते हैं इसी क्लास में। तो आइए, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया है कि जो शिवालिक या बाह्य हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में खंडित रूपों में पाया जाता है, इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जो है वो है डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है
और भारत म्यांमार सीमा पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में, जो खंडित अरुणाचल प्रदेश से हिमालय दक्षिण की ओर मोड़ ले लेता है और यहाँ से मुड़ता हुआ, यहाँ से और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। फिर खंडित पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी तक, इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी तक पाया जाता है। एक प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, इस हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। तो यहाँ पर जो जब हिमालय दक्षिण की ओर मोड़ लेता है तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनको पटकोई बूम कहा जाता है, पटकोई बूम कहा जाता है। नागालैंड में हिमालय की पड़ने वाली पहाड़ियों को यहाँ का स्थानीय नाम नागा हिल है, और मणिपुर में पड़ने वाली पहाड़ियों को, ये इस पहाड़ी का नाम मणिपुर हिल है। इसको लैमाटोल हिल कहते हैं। लैमाटोल और मणिपुर हिल दोनों मणिपुर में ही पाई जाती हैं। मणिपुर पहाड़ी या मणिपुर हिल तथा लैमाटोल के बीच एक झील स्थित है, इसको लोकटक झील कहते हैं, इसको लोकटक झील कहा जाता है। इसके बाद मिजोरम में पड़ने वाली पहाड़ियों को मिजो हिल या मिजो पहाड़ी कहते हैं। फिर मिजोरम के बाद हिमालय थोड़ा बांग्लादेश, फिर मिजोरम के बाद हिमालय म्यांमार में प्रवेश कर जाता है और म्यांमार में हिमालयी पर्वत श्रेणी को अराइकान योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में हिमालय के दक्षिणी विस्तार को अराइकान योमा के नाम से जाना जाता है। ये बरेल श्रेणी जो है, ये भी एक पहाड़ी है जो असम में पाई जाती है। बरेल श्रेणी पहाड़ी असम में पाई जाती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है भाइयों, ये जो गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती है, ये पहाड़ी गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये प्रायद्वीपीय भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ये किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। तो ये बात जरूर याद रखना कि गारो खासी जयंतियाँ हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रकार से उत्तरी पूर्वी विस्तार है। तो इस क्लास में इतना ही, और इसके बाद अगले क्लास में हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। उम्मीद है ये सारी क्लास आपको समझ में आई होगी और हिमालय से आने वाले सभी प्रमुख क्वेश्चनों पर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान देकर परीक्षाओं की दृष्टि से आपको पढ़ाया है। और उम्मीद करते हैं यहाँ से किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ज़रूर अपने नंबर ग्रहण कर लोगे। मिलते हैं भाई अगली क्लास में। अगर हमारा क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना।